प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शनिवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुंडली विश्लेषण के दूसरे हिस्से के साथ उपस्थित हूँ। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। ये कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा है। इसका पिछला हिस्सा आपने आज ही के सुबह के कार्यक्रम में देखा है। अब मैं आपके सामने नवमांश और दशमांश कुंडली का अध्ययन करूंगा। लग्न कुंडली का अध्ययन मैंने सुबह के कार्यक्रम में कर दिया था। उससे पहले बताऊंगा आपको मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में बड़ी अच्छी बात कही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण होते हैं, जिसमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों के जो संस्कार होते हैं गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक, ये समंत्रक होते हैं। मतलब किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा उनका दोबारा जन्म होता है, इसीलिए उन्हें जैसे द्विज कहा जाता है, या इन्हें त्रैवर्णिक के अंतर्गत, 3 वर्णों के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आते हैं, जिन्हें त्रिवर्णिक कहा जाता है। इनके जितने भी संस्कार होते हैं किसी श्रेष्ठ विद्वत ब्राह्मण के द्वारा समंत्रक होते हैं। बाकी चौथा वर्ण जो शूद्र वर्ण आता है, उसके जितने भी संस्कार होंगे वो अमंत्रक होते हैं। बस इतनी सी बात है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा आपके जितने भी संस्कार हैं अगर होंगे तो निसंदेह उसका प्रतिफल बड़ा ही श्रेष्ठ मिलता है। मंत्रों के द्वारा जिसके संस्कार दिए जाते हों उसे ही समंत्रक कहते हैं। कृष्ण मंत्र के साथ अब आइए आपको विश्लेषण पे लेके आता हूं। ये कुंडली बनी है नवमांश कुंडली मिथुन लग्न की। लग्न के अधिपति का लाभ में जाना और लाभ के अधिपति का लग्न में आना, यह अपने आप में व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाने के साथ साथ ये इस बात का डंका पीट रहे हैं कि अगर आपकी कुंडली में भी लग्नेश लाभ भाव के अधिपति के साथ युति कर रहे हैं या बैठे हैं, या लग्नेश अगर भाग्य भाव में बैठे हैं या भाग्येश के संग बैठे हैं, तो ये जातक को भाग्य के सहारे, जातक के पूर्व जन्म के कृत्यों के सहारे, जातक के पूर्वजों के सहारे, उनके सहयोग से व्यक्ति को सुख मिलता है। यहाँ लग्नेश भाग्य भाव में, लाभ भाव में और लाभेश लग्न में, ये अपने आप में एक संपूर्ण परिवर्तन योग बनेगा जो जातक को उसके बड़े जो जन हैं, जो बड़े भाई हो जाएं, बड़ी बहन हो जाएं, या जो बड़े लोग हैं, सिद्धहस्त लोग हैं, या उसके अपने स्वयं के पराक्रम से वो धन अर्जित करता है और श्रेष्ठ जगह पे जाकर के अपने आप को विभूषित कर लेता है। तात्पर्य ये कहने का है कि किसी भी स्थिति में अगर लग्नेश का संबंध लाभ भाव के अधिपति से हो रहा हो तो निसंदेह ये बड़ा अच्छा होता है। और इसको आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि यहाँ भी वही बात बनी है और यहाँ भी वही बात बन रही है। 2 शुभ ग्रहों का एकादशवें भाव में बैठना और इस भाव के अधिपति जन्म कुंडली में मंगल का लग्न में और लाभ भाव के अधिपति का लग्न में, लग्नेश का लाभ में परिवर्तन योग यहाँ भी वो स्पष्ट है। और साथ ही साथ केंद्र में 2 ग्रहों का बैठना जो ऊर्जावान है, और साथ ही साथ सप्तम भाव को देख रहे हैं। सप्तमेश जन्म कुंडली में नवम भाव में बैठे और नवम भाव के अधिपति उच्च के होकर के व्यक्ति को पूर्वजों का आशीर्वाद दिला रहे हैं और जातक के दाम्पत्य को बड़ा ही स्पष्ट, सुंदर, दार्शनिक और महत्वपूर्ण बना रहे हैं। इसे मैं कमजोर नहीं कहूंगा। पंचम भाव पे शुक्र और बुध और गुरु का प्रभाव, संतान से बड़ा संबंध अच्छा, उच्चस्थ पद पे संतति भी होती है, श्रेष्ठ कर्मों को करने वाली होती है और भाग्यशाली साबित होती है। इस कुंडली के लिए जहां चतुर्थ भाव में राहु और चतुर्थ भाव के अधिपति एकादशवें भाव में बैठे हैं और शुक्र के साथ युति कर रहे हैं जो इस कुंडली के पंचमेश होते हैं, और जा करके एकादशवें भाव में बैठ करके पंचम भाव से वापस संबंध बना करके व्यक्ति को उसके यश और कीर्ति से उसका मिलान करवा रहे हैं। आपकी कुंडली में अगर पंचम भाव पे पंचम भाव के कारक ग्रह गुरु की दृष्टि हो या पंचम भाव पे शुभ ग्रह की दृष्टि होती हो, अगर किसी भी भाव पे 1 से 2 से 3 शुभ ग्रह देख लें तो भाव बहुत ही ज्यादा बलवान और बलशाली हो जाता है, जिसका परिणाम वो दिए बिना कभी भी नहीं रहता है। और वो स्थिति जातक के जीवन में उस ग्रह की दशा में मिलती ही है। जैसे इस कुंडली में मैं जो देख रहा हूं, यहाँ पे धनु लग्न की कुंडली में गुरु का लाभेश के साथ परिवर्तन और यहाँ पे लग्नेश का लाभेश के साथ परिवर्तन, यहाँ पे लग्न में ही धनेश का बैठना और जन्म कुंडली के दशम स्थान में बुध और शुक्र का बैठना, जो कम से कम इस कुंडली के लिए व्यापार भाव के अधिपति होते हैं
राहु और चंद्रमा का यहाँ बैठना जातक के जीवन में कभी कभी उधेड़ बुन भी लाएगा। करियर को लेकर के व्यक्ति का दिमाग कभी कभी भ्रमित रहेगा और कई बार वो सोचेगा कि चलो यहाँ नहीं होगा तो कुछ व्यापार कर लेंगे, पर ऐसे किसी भी अवस्था में जाने की कोई स्थिति नहीं बनती है। आपको सबसे पहले अपने सरकारी नौकरी के बारे में विचार करना चाहिए। योग बने हैं। दसम भाव के अधिपति के साथ पंचम भाव के अधिपति का बैठना, बुध और मंगल का, सूर्य के साथ शुक्र का बैठना। सूर्य इस कुंडली के लिए भाग्य भाव के अधिपति और शुक्र जन्म कुंडली के लाभ के अधिपति, तो लाभ और भाग्य का योग जन्म कुंडली के लग्न में बन जाए और भाग्य भाव के अधिपति का लग्न में आना, पंचम भाव के अधिपति का लग्न में आना, यह अपने आप में ही श्रेष्ठ योग बनाएगा। यहां भी वही बात हो रही है। धर्म भाव में सप्तम भाव के अधिपति व्यक्ति को दाम्पत्य में आने के बाद विभूषित और श्रेष्ठ प्रदान कर रहे हैं वर। ये बहुत अच्छा होगा। पत्नी दार्शनिक मिले, चिंतन करने वाली मिले और नैसर्गिक रूप से अच्छी बुद्धि वाली मिलती हैं, जो ऊर्जा से तो भरी पूरी होती ही हैं, रिस्पॉन्सिबल भी होती हैं। जरा इनकी कुंडली में देखिए, मंगल जिस स्थिति में बैठे हैं, ये धनु राशि में लग्न में बैठे हैं और यहाँ भी लग्न में ही बैठे हैं मिथुन राशि के। यहाँ तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, यहाँ वो थोड़ी कमजोरी में जा रहे हैं। धन भाव में स्वग्रही चंद्रमा और यहाँ पे चंद्रमा का मेष राशि में बैठना, इस भाव के अधिपति का लग्न में जाना बहुत बढ़िया योग बनेगा। और यहाँ पे धन भाव के अधिपति होकर के चंद्रमा का अपने ही राशि में बैठना, यह अपने आप में ही जातक को विवाह के बाद भी उत्तरोत्तर संबंधों को लेकर के भी कहें, दाम्पत्य के संबंधों को लेकर के, या फिर विवाह के बाद आर्थिक संपन्नता या विपन्नता को देखें, तो आर्थिक संपन्नता का कोई भी प्रभाव कमजोर वाला नहीं है। वही बात अगर चौथे भाव की करेंगे तो चौथे भाव के अधिपति का एकादशवें भाव में बैठना और मेष राशि के अधिपति का लग्न में आना, मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली के चौथे भाव के अधिपति से होगा। थोड़े बहुत कभी कभी कलह के वातावरण बनेंगे, पर वो आपकी कुंडली के कारण है। पंचम भाव में उच्च के शनि का बैठना और उस पर गुरु शुक्र बुध जैसे तीन शुभ ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति की कुंडली में एक अच्छा दाम्पत्य, अच्छी संतति, श्रेष्ठ यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और साथ ही साथ शनि की दशा को अवस्थागत उनकी स्थिति में कमजोर होने के बाद भी यहाँ पे जो स्थिति शनि की बनी थी वो अपनी राशि के मूल त्रिकोण राशि में बैठे थे पर तीसरे भाव में थे, और यहाँ पे वो इस कुंडली के लिए नवम और अष्टम के अधिपति होकर के उच्च के हुए हैं। व्यक्ति को भाग्य के सहारे, व्यक्ति को संतान के सहारे और व्यक्ति को संतति के भाग्य से उत्तरोत्तर वृद्धि करते देखा जाता है। इसके साथ साथ नवम भाव में गुरु का बैठना कुंभ राशि में अपनी राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण में बैठे हैं। गुरु का प्रभाव मंगल और सूर्य को अच्छाई से प्रभावित करेगा और व्यक्ति को चिंतन करने वाला और कम्युनिकेटिव बनाने के साथ साथ निस्संदेह आर्थिक रूप से भी मजबूती देने के बाद उस व्यक्ति को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद भी यथोचित मिल जाता है। दशम भाव में राहु केतु का प्रभाव कभी कभी करियर को लेकर के यहाँ भी अनस्टेब्लिशमेंट देखने को मिल रहा है। और एकादशवें भाव में हालांकि दाहक ग्रहों का बैठना बहुत अच्छा होता है, लेकिन एकादशवें भाव में दाहक ग्रह की राशि बनी है। एकादशवें भाव में 1 नंबर की राशि बनी और ये एक दाहक ग्रह मंगल की राशि है। शुक्र और बुध जैसे 2 ग्रह बैठे हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के अपने सोचे हुए सारे काम सफल और पूर्णतया निर्णय को पहुंचाने वाले होते हैं। ये इतनी सी बात है। आपकी कुंडली के आधार पे इस कुंडली में अंक हमेशा ही 5 बहुत अच्छा रहेगा। दिन इस कुंडली के लिए गुरुवार और रविवार का बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए विवाह के लिए राशियां मेष और धनु के अतिरिक्त कन्या राशि बहुत अच्छी रहेगी। दिशा इस कुंडली के लिए उत्तर पूर्व बहुत अच्छा रहे। ये व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, स्वाभिमानी है, घमंडी नहीं है, पर समाज को कुछ देना चाहता है और उसके लिए हमेशा ही तत्पर और आगे रहता है। इस स्थिति के हिसाब से अगर नौकरी सरकारी न लगे तो आपको खुद का रोजगार स्थापित करना चाहिए, खुद की नौकरी के बारे में विचार करना चाहिए। लग्न के अधिपति गुरु बनते हैं और दशम के अधिपति भी गुरु बनते हैं। 12वें भाव में शनि और सूर्य के संग जा रहे हैं। इस वजह से कई बार आरंभ में दिक्कत होती है, बाद में चल करके धीरे धीरे जितनी मेहनत के बाद व्यक्ति करता है, जैसे अभी जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती है तब तक आपकी मशक्कत बढ़ेगी और बढ़ानी ही पड़ेगी। दशा के आधार पर अभी आपकी कुंडली में अष्टमेश की दशा है, जो व्यक्ति के जीवन में खूब पढ़ने को इशारा कर रहा है। खूब पढ़िए। आपकी कुंडली में चंद्रमा के ऊपर गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा और मंगल जैसे प्रभावकारी ग्रह लग्न में बैठे हैं। सूर्य जैसे प्रभावकारी और उद्वेगी ग्रह हालांकि आपकी कुंडली में लग्न में बैठे हैं, ये किसी न किसी वजह से चिंताएं देते रहते हैं और समस्या भी थोड़ी बहुत रहती है। लग्न में सूर्य और मंगल व्यक्ति को उत्साह से कभी भी कमी नहीं होने देंगे, लेकिन एक इसका नेगेटिव अप्रोच ये रहेगा
कि व्यक्ति कम से कम किसी न किसी चिंता से हमेशा ही ग्रसित रहेगा, दंत रोगी रहे, दांत से, नेत्रों से और कई बार रक्त जनित बीमारियां भी होते देखी जाती हैं। ये एक सामान्य बात है, इसे लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। चंद्रमा के बाद जब आपकी कुंडली में मंगल की दशा आएगी तो निस्संदेह इस कुंडली की सबसे सर्वोत्तम और अच्छी दशाओं में से एक होगी, क्योंकि मंगल के पास बल है और वो ठीक बैठे हैं। नवांश कुंडली में भी वो ग्रह भाव से वर्ग उत्तम हो रहा है, इस वजह से वो कुंडली को बल देगा और निस्संदेह आपकी कुंडली में दशाओं के क्रम में मंगल से संबंधित क्षेत्रों में आपकी कुंडली में आईपीएस अधिकारी बनने का योग बहुत अच्छा बनेगा। साथ ही साथ वन विभाग में नौकरी करने का योग भी बहुत अच्छा है। सैनिक सेवा में जाने के योग भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छे बनेंगे। ये मैं मंगल के बल के कारण कह रहा हूं। ये इतनी सारी चीजें हैं। दशाओं के क्रम में अगर बात करूं तो राहु और केतु के अतिरिक्त आपकी कुंडली में प्रत्येक ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये जितने भी 7 ग्रह हैं, ये सारे ग्रह आपसे मेहनत करवाएंगे और मेहनत कराने के बाद आपके पुरुषार्थ के बल पे आपको धन देंगे। हालांकि इस कुंडली में गुरु, सूर्य और मंगल निसंदेह हमेशा अच्छे परिणाम देंगे, हमेशा, पर कमजोर होंगे शनि, कमजोर होंगे बुध और कमजोर होंगे चंद्रमा। इन तीनों ही ग्रह की दशाओं में आपको कष्ट हो रहा है और चंद्रमा की दशा चूंकि आपकी कुंडली में आगे केतु और पीछे शनि से प्रभावित होने के कारण कभी कभी गड़बड़ी और मानसिक चिंता का एक दौर चलाएगा। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को शिव जी की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ, सूर्य को अर्घ, नियमित गीता जी के अध्ययन अध्यापन का काम शुरू करना चाहिए, पढ़ना चाहिए प्रत्येक दिन। बस इतनी सी बात है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।